दो सीरीज बताया था आपको। एक तरफ बताया था कि मैजम का कॉन्सेप्ट इन हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, ये एक टाइमलाइन बताया था। दूसरा एक टाइमलाइन बताया था हनीमैन के टीचिंग में फंडामेंटल कॉज, इसका एक टाइमलाइन था डेवलपमेंट। और इसमें बताया था फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर 1796 में हनीमैन वाज अवेयर अबाउट फंडामेंटल कॉज, बट कॉन्सेप्ट वहां पे उसने बताया था नॉट रिक्वायर्ड टू नो। शॉर्ट लास्ट क्लास का शॉर्ट रिकैप बता रहे हैं। 1796 में क्या बताया? नॉट रिक्वायर्ड टू नो। नॉट रिक्वायर्ड टू नो से नीड टू रिक्वायर्ड जो है वो 1806 में फील होना शुरू हुआ। हाउ? व्हेन यू विल स्टडी राइटिंग्स इन 1806, here he says that different episodes of disease in a person, बचपन से लेके बड़े तक अलग अलग एज में अगर कुछ भी बीमारी होती है उसको फ्रीक्वेंटली दे आर नॉट इंडिपेंडेंट वन, रादर देयर इज ए लिंक। एक प्लेटफॉर्म है जहां इसी का कुछ पार्ट कभी यहां निकल के आता है, कभी यहां निकल के आया, कभी यहां निकल के आया, और इन सब का एक अपना इंपैक्ट होता है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द ट्रीटमेंट। जिसके ऊपर हमने आपको एक केस भी बताया था बच्चे का। अगर फर्स्ट डिजीज कुछ निकल के आया, आपने उसको एंटीबायोटिक या अनहोम्योपैथिक वे से ट्रीट किया, तो क्या होगा? उस बीमारी का क्योर तो होगा नहीं, that disease will be get suppressed, and again एक underlying disease cause force चल ही रहा था, एक और आपने सप्रेशन डाला, दूसरा आपने एक और मेडिसिनल हैजार्ड डाला उसके अंदर, और अब वो अंडरलाइंग कॉज और डिटोरिएट करेगा। अगली बार वो थोड़ा और गहरा डिजीज निकालेगा और मैनिफेस्टेशन निकालेगा। एंड इफ यू विल कीप ऑन ट्रीटिंग दिस, अंडरलाइंग फैक्टर और बैड से वर्स्ट होता चला जाएगा। सो इस कॉज के बारे में एक एप्रीहेंशन डेवलप हुआ, जो अंडरलाइंग फैक्टर है ये वाला जिसके ऊपर ये डेवलप हो रहा है, दैट वाज फेल्ट इन। इसी के साथ साथ आप अगर क्रोनिक डिजीज देखोगे, किताब है आज निकाल के रखोगे, एक नीड हुआ बिफोर 1816, और 1816 से पहले ये आइडेंटिफाई हुआ सक्सेस वर्सेस फेल्योर। क्यों कुछ केसेस में सक्सेस हो रहा है, क्यों कुछ केसेस में फेल्योर हो रहा है, एंड दिस वाज सर्च्ड बिटवीन 1816 and 1817. Hahnemann was involved rigorously to find out the cause why certain diseases are cured with homeopathic medicine and certain diseases are not responding, or they have a frequent recurrence। और उस कॉज के लिए जो सबसे ज्यादा टाइम पीरियड हनीमैन ने जो बताया कि वो इस ईयर में अपने आप को दिन रात इस सर्च में झोंक दिया था टू फाइंड आउट द रीजन। और यहां के बाद एक कॉन्सेप्ट निकल के आया दैट इज कॉल्ड एक्यूट वर्सेस क्रोनिक। जो सक्सेस मिल रहा था वो इस एरिया से बिलोंग कर रहा था, जहां फेल्योर मिल रहा था वो इस एरिया से बिलोंग कर रहा था। और इस फेल्योर के पीछे कारण क्या था? बिकॉज अच्छा, एक जस्ट एक शॉर्ट में यहां को अगर दिमाग में, व्हाट इज द मेथड ऑफ, या व्हाट वाज द मेथड ऑफ ट्रीटमेंट इन होम्योपैथी बिफोर द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज? एनीवन? उस वक्त दवाई कैसे सिलेक्ट करके दी जाती थी, क्या तरीका था? फर्क ब्रानिया रस्टक तो तब भी यूज होता था, आज भी यूज होता है। सल्फर तो तब भी यूज होता था, आज भी यूज होता है। सिमिलिमम तब भी कहा जाता था, आज भी कहा जाता है। कॉन्सेप्ट नहीं था तो
दवाई तो वही थी, यूज तो वही हो रहा था, तो उस कॉन्सेप्ट से नया क्या निकल के आया? दैट इज राइट। असल जवाब ये है, आप इंट्रोडक्शन किताब है वो जो अभी हमने दिया, दिखाओ, फर्स्ट चैप्टर खोल के देखो, पैराग्राफ नंबर 14, मार्किंग किया हुआ है ना सबने? पैराग्राफ नंबर 14 पढ़ो एक बार। पेज नंबर 6 है जिसके पास ये वाली किताब है, ये लंबी वाली। अभी जस्ट ऐसे रीड करो, इसको हम फिर डिटेल में पढ़ाएंगे बाद में। मिला? कोई एक जोर से तो पढ़ो। Why then cannot this vital force efficiently affected through homeopathic medicine produce any true and lasting recovery in these chronic maladies, even with the aid of the homeopathic remedies, which best cover their present symptoms? धीरे, which best Cover their present symptoms. इसको अंडरलाइन कर लो। While this same force, which is created for the restoration of our organism, is nevertheless so indefatigably and successfully active in completing the recovery even in severe acute diseases. What is there to prevent this? तो ये देखो, which best covers the presenting complaint। और अगर आप अभी भी एफरजम नंबर 5 ऑर्गन की किताब है ना, एफरजम नंबर 82 एंड एफरजम नंबर 99 दिख रहा है? इस 3 एफरजम को देखो। सबसे पहला 5, यूजफुल टू द फिजिशियन in assisting him to cure is the particulars of most probable exciting cause in acute diseases। किस चीज के बारे में कहा? एक्साइटिंग कॉज। एफरजम नंबर 82 में जाकर देखोगे रिगार्डिंग चीफ कंप्लेन। अगर आप चाहो तो थोड़ा सा यहां पे एफरजम नंबर 6 को ऐड करो। टेक नोट ऑफ नथिंग एक्सेप्ट द चेंजेस इन द स्टेट ऑफ द हेल्थ ऑफ द बॉडी एंड माइंड। और उसके बाद फाइनल समरी एफरजम नंबर 99। टोटल उठा के देखो, द मैक्सिमम एम्फेसिस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट डिजीज इज रिवॉल्विंग अराउंड प्रेजेंटिंग कंप्लेन ओनली। एक्साइटिंग कॉज की बात करें, वो भी प्रेजेंटिंग कंप्लेन का ही एक पार्ट है। चीफ कंप्लेन वही है, जितना डेविएशन हुआ है, जो अभी हुआ है वही है। 99 में उसके बाद कह रहा है कि एक बार जनरल सर्वे करके देख लो, लेकिन लेना वही है जो अभी अभी चेंज हुआ है। दैट मीन स्टिल इन एक्यूट डिजीज द मेजर एम्फेसिस लाइज हेयर, एंड इफ यू आर एबल टू इंडिविजुअलाइज दिस पार्ट प्रॉपरली, your success in acute diseases is guaranteed, but that is not at all in case of chronic disease. Many a times for the treatment of chronic disease we give very least importance to the presenting symptom. We go for the other concomitants. We go for their symptoms of dispositions. We go for the symptoms of their physical general with their intensity. अब देखोगे यहां पर जो इसके बाद निकल के क्या आया, इसका ट्रीटमेंट तो हम डिटेल्स में बताएंगे, इसलिए अभी यहां पे नहीं जा रहे, बस शॉर्ट में नोट कर लो। क्रोनिक डिजीज के ट्रीटमेंट में क्या होता है, हम सिर्फ प्रेजेंटिंग कंप्लेन के ऊपर स्ट्रेस नहीं देते। हमारा स्ट्रेस जाता है कहां से? Most significant point in the whole history of a chronic disease, aphorism number 5 देखो, most significant point in the whole history of a chronic disease. How frequently we are finding the details of family history for the treatment of coryza, cough, acute viral fever or like that any type of acute diseases। हम कितनी बार फैमिली हिस्ट्री के ऊपर स्ट्रेस देके और वो निकालते हैं, कितनी बार हम ज्यादा डिटेल पास्ट हिस्ट्री में जाते हैं।
बट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक डिजीज इसके बगैर काम नहीं चलेगा. सो फॉर क्रोनिक डिजीज वी हैव टू, ये फर्क हो जाता है, वी हैव टू गो इन द हिस्ट्री as well as we have to cover its whole accessory circumstances, all the concomitants, and together they form holism. That is, what was the incidences in the family history, what was the incidences in the past of that individual, how was their bringing up life space, what are the influences of their job, occupation, family environment, dietetic factors, and all other accessory factors. What is their state of mind, how is their thirst, how is their appetite, what are their likings, what are their dislikes, how is their sleep, how is their dream, the character of a stool, character of sweat, X, Y, Z, every detail is required. और तभी आप देखोगे एफोरिज्म नंबर 82 में कहा गया है, द ट्रीटमेंट ऑफ acute diseases requires less effort, less time, and for the treatment of chronic disease it requires comparatively more effort and more time. खैर वो डिटेल तो हम जाएंगे. अभी हम यहां पे आ जाते हैं कि आप इस ईयर में हनीमैन ने यहां पे अपना दिन रात इकट्ठा करके एक रीजन निकाला. रीजन क्या निकाला? ये हिडन लिंक को उसने वहां पे आइडेंटिफाई किया. व्हाट इज दैट हिडन लिंक? व्हाट इज द फंडामेंटल कॉज? आगे थोड़ा सा बढ़ने से पहले, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड फंडामेंटल? यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको कहीं कहीं पे मिटा सकते हैं. चलो ठीक है, पहले ये बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड फंडामेंटल, क्यों इसको कहा जाता है? यहां पे आपको लास्ट क्लास का एक सवाल का जवाब मिलेगा. लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था डिस्कशन बिटवीन बर्नार्ड पास्चर, जर्म थ्योरी और बर्नार्ड का अपोजिशन, उसका एक जवाब अभी यहां पे मिलेगा. व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल कॉज? सर जी कुछ रोशनी डालिए. एक जगह घूमने चलोगे? तो चलो हम लोग चलते हैं घूमने in the garden of history of medicine. How the concept of disease differs from Hippocrates to Hahnemann. फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा आपने हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन. अब ये जो लिखा है ये भी इंपॉर्टेंट है, अब जो बताने जा रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है. हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज डिफर्स फ्रॉम हिपोक्रेटिस टू हनीमैन. ये फंडामेंटल कॉज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं. हाँ ठीक है, बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए नहीं ले जा रहे हैं. क्या है डिफरेंस? एनीवन? जी डॉक्टर साहब, या जो स्पेशल टैग क्या चीज़ का है? मेंटल हेल्थ. बाकी सब कुछ रिकॉर्ड नहीं है. अच्छा, दिमाग छुट्टी पर रख रखा है. कुछ बोलोगे? हु विल एक्सप्लेन मी द मीनिंग ऑफ विस मेडिकाट्रिस नेचुरी? कौन बताएगा? नेचर्स सेल्फ हीलिंग पावर. वक्त से पूछ रहा है कोई, वक्त से पूछ रहा है कोई, जख्म क्या वाकई भर जाते हैं. What was Hahnemann's view regarding this vis medicatrix naturae? हनीमैन का ये विस मेडिकाट्रिस नेचुरी वाज गिवन बाय हिपोक्रेटिस. हनीमैन का ओपिनियन क्या था इसके बारे में? फर्स्ट बीएचएमएस में या सेकेंड बीएचएमएस में आपको पढ़ाया गया होगा. हैप्पी गो लक्की ऑपरेशन, ये कौन सा ऑपरेशन होता है? एफोरिज्म नंबर 22 का फुटनोट खोलो. तुम लोग आगे पढ़ रहे हो और पीछे भूल रहे हो. एफोरिज्म नंबर 22 का फुटनोट खोलो, वहां देखो वाइटल फोर्स के बारे में लिखा हुआ है. बट द वाइटल फोर्स कैन नॉट हील इटसेल्फ, है लिखा हुआ. बट द वाइटल फोर्स कैन नॉट
heal itself. अब आपको एक राज की बात बताऊं, यहां जो हिपोक्रेटिस ने ये नेचर की बात की है, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दिस इज टॉकिंग अबाउट वाइटल फोर्स, द लाइफ फोर्स, द लाइफ फोर्स। ये वही लाइफ फोर्स है जिसको हनीमैन ने वाइटल फोर्स कहा। ये वही है जिसको वो नेचर कह रहा था, कुदरत। वो कहता है कि वो सब कुछ हील कर लेता है, दे हैव ए हीलिंग कैपेसिटी। हनीमैन क्या कहता है, यहीं से एक मेजर डिफरेंस है। इस साइड का कोई इरेज करेगा जल्दी से? डस्टर कहां है? निकल प्लस श्योर। इसके अंदर भी उसी सेम आता चला जाएगा। अब यहां पे आएगा माइजम का कॉन्सेप्ट, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस। ये फुल्ली डेवलप में आप चाहो तो एक चीज करना, फुल्ली डेवलप में आएगा दो चीज, सिंपल ये आ गया और एक आ जाएगा मिक्स्ड। और मिक्स्ड में फिर आप इनका कॉम्बिनेशन अप्लाई करते चले जाओगे, सोरा सिफिलिस साइकोसिस या फिर सोरा प्लस सिफिलिस, सोरा प्लस साइकोसिस। डिफेक्टिव में भी यही फील्ड आएगा और फिर डिफेक्टिव वन को डिस्क्राइब किया गया है, पता है ये क्लासिफिकेशन, सर्वे। अब अगर आप देखोगे ये जो है क्या कह रहा है, ये हनीमैन कहता है एक्चुअली दिस इज एक्चुअली डिजीज। अच्छा, ये भी इंटरमीडिएटली काम कर रहा है। दिस इज एक्चुअली डिजीज विच इज कॉल्ड नेचुरल डिजीज। इसका आपको रेफरेंस मिलेगा एफोरिज्म नंबर 11। एफोरिज्म नंबर 11 का पहला 5 सेंटेंस एक बार पढ़िए। इसके लिए हनीमैन ने एक क्राइटेरिया बताया है, सॉरी, सबसे पहला क्राइटेरिया है, पढ़ रहे हो बताऊं धीरे, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। प्राइमरी डिरेंजमेंट किसका होगा? बाय डायनामिक कॉज। आगे, arranged by the dynamic influence upon it of a modified agent inimical to life. It is only the vital force deranged to such an धीरे, थर्ड इज टू सच एन एक्सटेंट, लास्ट पॉइंट, to such an abnormal state that can furnish the organism with its disagreeable sensations and incline it to the irregular processes which बस इरेगुलर प्रोसेस कंटिन्यूएशन। क्या क्या कैरेक्टर बताया? दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ ए नेचुरल डिजीज। दिस इज द क्राइटेरिया फॉर विच योर एक्चुअली डायनामिक होम्योपैथिक मेडिसिन्स आर रिक्वायर्ड। This is the criteria for which those diseases which belongs to this criteria, for them what you are going to study about the homeopathic treatment. अब what about this? ये भी वहां पे आ जाएगा, चलो, but what about this? What about this? अगर आप हनीमैन के लिए देखोगे तो ये क्राइटेरिया और ये क्राइटेरिया, इसको ट्रीटमेंट की बात कर रहा है विथ होम्योपैथिक मेडिसिन। उसमें भी हनीमैन कह रहा है कि इसमें आप मेडिसिन दोगे तब भी बीमारी जाएगी, मेडिसिन नहीं दोगे तब भी बीमारी जाएगी, बिकॉज एक्यूट डिजीजेस आर कॉल्ड सेल्फ लिमिटिंग डिजीज, रैपिड ऑनसेट, मोर और लेस फिक्स ड्यूरेशन, टर्मिनेट्स इनटू रिकवरी और डेथ। अगर आपकी वाइटलिटी अच्छी है, आपने उस झोंके को संभाल लिया, और नहीं तो फिर बीमारी संभाल के आपको निकल लेगा।
वहां पे मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, दैट इज जस्ट टू प्रिवेंट यू फ्रॉम द हार्म ऑफ दिस एक्यूट डिजीज। एक्यूट डिजीज को ठीक करने के लिए होम्योपैथिक दवाई की जरूरत नहीं है, टू हार्म ऑफ द एक्यूट डिजीज, बिकॉज एक्यूट डिजीज खुद चली जाएगी। और तभी बहुत सारे जगहों पे सुना होगा कि सर्दी में अगर आप दवाई नहीं खाओगे तो बीमारी 7 दिनों तक रहेगी, और अगर दवाई खा लोगे तो 1 हफ्ते में चली जाएगी। सो समटाइम्स वी रिड्यूस द कोर्स ऑफ डिजीज फॉर एक्यूट डिजीजेस। दिस इज अगेन रिमूविंग और प्रिवेंटिंग द हार्म, बट नॉट टू इरेडिकेट द डिजीज। इसको हटाने के लिए जरूरत नहीं पड़ती। सो एक्चुअल टेस्ट ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन लाइज हेयर। ये वो बीमारी है जो सबसे वफादार जीवन साथी है। एक बार बंधन बंध गया, देन देर इज नो सेपरेशन, देर इज नो, क्या बोलते हैं उसको, ब्रेकअप। इट विल कंटिन्यू फॉर द लाइफ लॉन्ग until and unless some homeopathic medicine interferes with। और इसी के लिए आप देखो, आपके क्रोनिक डिजीज में ही एक जगह बड़ा अच्छा लाइन लिखा हुआ है, पैराग्राफ नंबर 10 का लास्ट सेंटेंस पढ़ो। Their rating was promising, the continuation less favorable, the outcome hopeless. समझ में आया? एक बार एफरोजम नंबर 13 और 23, पहले 23 निकालना, 23 पढ़ो क्या लिखा हुआ है। All pure experience, however, and all accurate research convince us that persistent symptoms of disease are far from being removed. धीरे, परसिस्टेंट सिम्टम ऑफ डिजीज मतलब क्रॉनिक डिजीज। आगे, Are removed and annihilated by opposite symptoms of medicine, as in the allopathic, enantiopathic, or palliative method, that, on the contrary, after transient apparent elevation, they break forth again, only with increased intensity and become manifestly aggravated. 13 नंबर में आ जाओ, क्लास खत्म हो जाने दो उसके बाद। Therefore, disease that does not come within the province of manual surgery, considered as it is by the allopathists as a thing separate from the living force, from the organism and its animating vital force, and in the interior, be it of ever so subtle a character, is an absurdity that could only be imagined by minds of a materialistic stamp, and has for thousands of years given to the prevailing system of medicine all those pernicious impulses that have made it truly mischievous, non-healing art. What is the fate of chronic disease? What is the fate of chronic disease? अब आपने क्रोनिक डिजीज में प्रीफेस पैराग्राफ नंबर 12, धीरे, होम्योपैथी Alone, जोर से, होम्योपैथी homeopathy alone taught first of all how to heal the well-defined idiopathic diseases, the old धीरे, हाउ टू ट्रीट वेल डिफाइंड इडियोपैथिक डिजीजेस। अब ये अगर आप देखोगे, जब आप अपने प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में जाके किसी भी बीमारी, जो क्रोनिक डिजीज की बीमारी या कोई भी सिस्टमिक डिजीज उठा लो, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज उठा लो, आपको वहां पे एक हेडिंग मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एटियोलॉजी। मिलता है? क्या मतलब होता है उस एटियोलॉजी का? उसमें जितना फैक्टर लिखा होगा एटियोलॉजी का, दे ऑल विल कम फ्रॉम हेयर टू हेयर, और उसमें एक पॉइंट लिखा होगा इडियोपैथिक, दैट इज दिस। जहां जहां उनको कॉज मिल जाता है वहां पे उनका ट्रेनिंग और ट्रीटमेंट प्लान फिक्स है। जहां कॉज नहीं मिल जाता है वो इडियोपैथिक बोल के कह देते हैं, फिर वहां पे उनका ट्रेनिंग ट्रीटमेंट प्लान जो है वो
बहुत सुपरफिशियल और सिम्टोमेटिक ही होता है रिलीफ। जबकि यहां पे हमारा ट्रीटमेंट प्लान लिमिटेड है, जहां उनका ट्रीटमेंट प्लान खत्म हो जाता है वहां हमारा ट्रीटमेंट प्लान शुरू होता है। अब ये आपको हमने यहां पे क्यों बताया था हिपोक्रेटिस वर्सेस ये, हिपोक्रेटिस ने सबको कह दिया इट इज ए पार्ट ऑफ डिजीज एवरीथिंग। मैंने इतना सर्वे करने के बाद कहा कि एक्चुअल ये डिजीज है, ये सारा जो चीज है दे रिक्वायर्स मैनेजमेंट मोर एंड दिस रिक्वायर्स मेडिकेशन। मेजोरिटी ऑफ, अगर आप देखोगे दिस 2/3, ये 3 भाग में अगर बटा है तो 2/3 इज फर्स्ट रिक्वायरिंग मैनेजमेंट। एंड इफ यू हैव गुड नॉलेज ऑफ डिफरेंशिएटिंग दिस, then in your clinic with your proper advice, in around 70% of cases just by prescribing placebo you will get result with very least requirement of medicine. The real task of selection of remedy occurs here. असल चैलेंज यहां होता है the true idiopathic disease. तो आप देखो ना, स्यूडोक्रोनिक डिजीज के लिए क्या कह रहा है, करेक्शन करो लाइफ स्टाइल में, डाइट में, जॉब में, वे ऑफ लिविंग में, इन्वायरमेंट में करेक्शन शुरू करोगे, इंप्रूवमेंट शुरू हो जाएगा। आपने अनगिनत लोगों को देखा होगा, बहुत बीमार रहते हैं, ये रहते हैं, दिल्ली से चले गए शिमला और शिमला में 6 महीने रहे तो हमारा ये खांसी ठीक हो गया, हमारा ये सर्दी ठीक हो गया, जबकि ठंडे में जाके और रह रहे वहां से ठीक हो गए। इन्वायरमेंट बदल लो। हनीमैन का इंटरमिटेंट फीवर में जाके इंडेमिक इंटरमिटेंट फीवर में जाके ट्रीटमेंट प्लान देखो, हनीमैन क्या कह रहा है, मार्च से डिस्ट्रिक्ट शिफ्ट कर दो, हिल स्टेशन पे भेजो। इन्वायरमेंट सबसे पहला पार्ट, एफोरिज्म नंबर 7, कॉजा ओकेजनलिस। फुटनोट में पढ़ के देखो क्या कह रहा है, अगर इंटेलिजेंट फिजिशियन है, अगर हाँ वहां पे अगर जरूरी है, अगर फिजिशियन इंटेलिजेंट है तो उसको बताने की जरूरत नहीं होती कि पहले इसको ठीक करना जरूरी है, क्योंकि इसको ठीक करके इसको आप फिल्टर करके तभी यहां तक पहुंचोगे। और सबसे खराब बात क्या है कि इफ यू आर नॉट हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ होम्योपैथिक फिलॉसफी, तो सबसे ज्यादा आप अपना सर पटकते रहते हो ऐसे वाले डिजीज में होम्योपैथिक दवाई दे दे के, और फिर बोलते हो कि पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है। होगा भी नहीं, होगा भी नहीं। इफ यू वांट टू कंट्रोल योर सक्सेस, you have to know your limitation. First you have to know your limitation, and that limitation will guide you your scope. If you are not aware with your limitation, you will be always confused about your scope. और फिर जहां मेहनत करनी होगी वहां आप मुड़ जाओगे, जहां मुड़ना होगा वहां पे आप जी जान लगा के लगे हुए हो। इसी क्रोनिक डिजीज में प्रीफेस टू द 3rd एडिशन का 2nd पैराग्राफ का लास्ट 5 सेंटेंस पढ़ो जोर से। Either a natural and simple one but lately arises. धीरे धीरे, उसके एक सेंटेंस और पहले चले जाओ। Further diseases. धीरे। For Rare diseases may be of various kinds. may be of various kind। अब ये जो हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया है उससे मैच करना एक बार। अब कौन कौन सा काइंड है एक बार सुनो, बोलो। Either a natural and simple one but lately arisen, or it may be a natural and simple one but an old case, or it may be a complicated one, a combination of several miasmata, or again, what is the most frequent and worst case, it may have been spoiled by a perverse medical treatment and loaded down with medicinal diseases. This medicinal diseases is what is called iatrogenesis. This is almost near to incurable. It depends कि ये किस डेप्थ तक डैमेज कर चुका है। Iatrogenesis is simple poisoning.
और फिर यहां पे अगर आपको देखोगे ये एफोरिज्म नंबर 11, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको आगे बढ़ने के लिए। इसका जो फैक्टर्स है, ये जो दिखाया है पॉइंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो आप अपना स्कोप नहीं जज कर पाओगे, कहां पे हिट करना है और कहां पे शिफ्ट करना है। ये अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, then you will always be in a confused state of practice. अब अभी का बात यहाँ पे इस टॉपिक को पूर्ण विराम देंगे, वो कहते हुए आपको हमने कहां से शुरू किया था, विस मेडिकेट्रिस कहां लिखा था, मिटा दिया। विस मेडिकेट्रिस नेचुरी क्या कहा था, नेचर्स हीलिंग पावर। इस टाइप ऑफ डिजीज अभी अभी आपने एफोरिज्म पैराग्राफ नंबर 10 में क्या पढ़ा, दे आर बिगिनिंग was promising, the continuation less favorable, the outcome favorable. दैट इज द ट्रू डिजीज। यहां पे क्या रिक्वायरमेंट है, एफोरिज्म नंबर 7 से शुरू करो ना, 7 देखो, एफोरिज्म नंबर 77 देखो, क्या रिक्वायर्ड है, मैनेजमेंट, करेक्शन, ठीक करो। मेडिसिन के लिए थोड़ी जरूरत है अभी। इसको हनीमैन कहता है दिस इज नॉट ए डिजीज, इट इज ए डिफेक्ट, एंड डिफेक्ट शुड बी करेक्टेड बाय मैनेजमेंट। Disease required treatment. This is what? Poisoning. Withdraw. Let the time correct its diminished its effect. उसके बाद जो कुछ सपोर्ट बच जाएगा उसके लिए आप एड ऑन करोगे। But here is the real test of your skill. And the whole this book, Theory of Chronic Disease, is written for the concept, मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ दिस पार्ट। ठीक है, लास्ट क्लास का एक सवाल अभी भी रह गया, आज शुरू नहीं हुआ, वो जर्म वर्सेस माइज्म। कितने लोग आप में से पढ़ के आए थे उसके बारे में, अगर पढ़ के आए होगे तो आज ही शुरू कर लेंगे अभी एक और क्लास। एनीवन, कोई नहीं पढ़ के आया, चलो इसको याद रखना, ये जो टेबल बताया है इसका सीक्वेंस याद रखोगे। अभी जर्म वर्सेस माइज्म थोड़ा बताएंगे, उसके बाद कुछ मिथ एंड फैक्ट्स अबाउट माइज्म, जो जनरली आपका इसको क्या बोलते हैं, ये भी एफोरिज्म नंबर 7 का फुटनोट है। 7 का फुटनोट मतलब अब किताब में मत ढूंढने बैठो। बीमारी को इलाज करने से पहले हनीमैन क्या कहता है, रिमूव द इफेक्ट्स ऑफ कॉजा ओकेजनलिस, दैट मीन्स धूल गर्दा हटाओ। तो माइज्म पढ़ने से पहले जो मिथ, जो धूल गर्दा बैठा हुआ है, पहले हम उसको थोड़ा सा क्लियर करना चाहेंगे। कान पकड़ने के लिए थोड़ी बोला, और वो धूल गर्दा साफ होगा तो फिर साफ सुथरे तरीके से हम लोग माइज्म को लेके आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा ये टेक्स्ट बुक और थोड़ा जो पढ़ा रहे हैं इसमें बहुत सारा चीज है, हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन से हम सेगमेंटेड वे में बता रहे हैं। आप उसको खुद से पढ़ने की कोशिश करो, बहुत सारा क्वेश्चन राइज होगा, क्योंकि इसको पूरे प्लेटफॉर्म से पढ़ाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। सो आप पढ़ो, आप अपना डाउट रेज करो और उसको क्लियर करो। ठीक, थैंक यू वेरी मच।